आज इस क्लास में सभी तलबा का खैर मकदम है और ये जो क्लास है वो आपके इस पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 टू 1950 BHIC 134 का ये आखिरी क्लास है। चूँकि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 13 होगा, एडवेंट ऑफ फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। इसके पहले जो कुछ हम लोगों ने देखा उसको रिकैप कर लें। वो ये है कि यूनिट 1 में जो हमने देखा जो वो था इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की तशरीह। दूसरा था इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो आज़ाद रियासतें थी उनका ज़हूर कैसे हुआ, इस पर भी हमने बात की थी। तीसरा जो यूनिट था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल पावर, जो नौआबादी ताकत थी उसका हिंदुस्तान में इस्तेकाम कैसे हुआ। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर अप टू 1857, ये चौथा यूनिट हमने पढ़ा, जिसमें कि जो नौआबादी की ताकत थी वो 1857 तक में कैसे उसकी तोसी होती चली गई और उससे इस्तेकाम इस मुल्क में कैसे मिला। पांचवा जो यूनिट था वो बहुत ही अहम था, वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत हिंदुस्तान के अंदर, जो कि एक तारीख़ी हैसियत रखती है। ये इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और छठा यूनिट था वो कॉलोनियल इकोनॉमी, नौआबादी मईशत, जिसमें हमने एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के बारे में जाना। सातवां यूनिट था कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नौआबादी मईशत के मातहत हमने देखा कि तिजारत कैसी थी और जो इंडस्ट्री थी, सनत, उसके बारे में हमने जायज़ा लिया। आठवां यूनिट था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, नौआबादियाती जो हुकूमत थी उसका माशी असर क्या हुआ, इस पर भी हमने जायज़ा लिया था। और नौवां यूनिट था सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में समाजी और मजहबी जो तहरीकात हुई उनके बारे में हमने देखा। 10वां यूनिट था इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कौमियत का उरूज और उसकी तोसी कैसे होती है, उसके बारे में हमने जाना। 11वां यूनिट था नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, ये काफ़ी बड़ा यूनिट था, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया था, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, जिसमें कि आपने महात्मा गांधी की क़यादत में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कौमी तहरीक थी उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल स्टडी किया। 12वां यूनिट जो पिछला यूनिट था वो था कम्युनलिज्म, जेनेसिस, ग्रोथ एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक भी था ये बहुत ही अहम था और इसके तहत हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों का जो मुताला किया था वो था कि कम्युनलिज्म, फ़िरक़ावारियत क्या है, मिथ्स रिगार्डिंग कम्युनिज्म, फ़िरक़ावारियत के हवाले से किस्सा जो भी है उसके बारे में हमने कहा। इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, फ़िरक़ावारियत का ज़हूर और तरक्की इस मुल्क में कैसे हुआ। फिर हमने देखा था कि कम्युनलिज्म ने 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में फ़िरक़ावारियत की हालत क्या थी। फिर नेहरू रिपोर्ट और पार्टिंग ऑफ द वेज विद जिन्ना, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के साथ रास्ते की अलहदगी कैसे हुई, इसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा था टुवर्ड्स मास कम्युनलिज्म, यानी बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावारियत की तरफ हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, उसका भी हमने जायज़ा लिया। और जिन्ना के जो 14 नुकाती डिमांड्स थे, मुतालबे थे, उसके बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने उससे एक्सेप्ट किया और जिन्ना ने फिर इसको पॉपुलराइज करने की वैसे कोशिश की। और फिर हमने देखा था कि बरतानवी और तकसीम का आखिरी मरहला यानी लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी एंड पार्टीशन। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और मुस्लिम लीग को किस तरह से उसके बाद उस दरमियान वायसराय लॉर्ड नित्को ने पैट्रनाइज किया, इसके बारे में हमने जाना। पाकिस्तान का मुतालबा डिमांड किस तरह होता चला गया और इस मुतालबे को कांग्रेस के जो मुतालबे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का जो मुतालबा था उसको कैसे ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल किया और मुस्लिम लीग को किस तरह से सरकार ने ऑफिशियली पैट्रनेज देना शुरू किया था उनको। और किप्स प्रपोजल भी जो आया वो भी मुस्लिम लीग का जो डिमांड था उसको बढ़ावा देता है। 1945-46 में इलेक्शन होते हैं और लीग को एक काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलती है और कहा जाता है कि जितने मुस्लिम वोट्स हैं उसका 86.6% वो लीग को ही मिलता है। फिर हमने ये भी देखा कि क्लाइमेट मिशन 1946 में जो आता है
इसमें इसने एक शॉर्ट टर्म मेजर, एक आर्जी इकदाम की बात कही, जिसमें कि इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत के क़याम की बात थी मरकज़ में, और एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात करने की कोई कोशिश की गई कम्प्लीमेशन के तहत, जिसमें कि कांग्रेस को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का जो लीग का डिमांड था उसको रिजेक्ट करके, और लीग को भी कहा गया कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में ऑटोनमस स्टेट बनाया जाएगा, इसको भी मंजूरी दे करके कुछ कोशिश की गई कि उनको भी खुश रखा जाए। और हमने देखा कि किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और फ़िरक़ावाराना फ़सादात बड़े पैमाने पर होते हैं, और फ़िरक़ावाराना क़त्ल-ए-आम अबूरी हुकूमत के इस टॉपिक में हमने, इस सब टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और कलकत्ता में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावाराना फ़सादात हुए, बॉम्बे में, नोआखाली में हुए, बिहार में, यूपी में, लाहौर में, अमृतसर में, मुल्तान में। और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, अबूरी हुकूमत, ये हिंदुस्तान के अंदर सितंबर 1946 में इसका क़याम होता है। और लेकिन ये अगर देखा जाए, इसका जायज़ा लिया जाए, तो इंटरिम गवर्नमेंट बिल्कुल ही फेल्योर साबित होती है। तो हमने इस तरह से पिछले लेक्चर में देखा कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा कर दिया गया, तक़सीम कर दिया गया, वो उसका जो नतीजा हुआ, वो क्या हुआ कि ये बंटवारा एक नतीजा था मुस्लिम लीग की कोशिशों का, और ख़ासकर 1940 के बाद इसने कोशिश किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क हासिल किया जाए। और मुस्लिम लीग ने जिन्ना की लीडरशिप में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाया, और इस तरह के हालात पैदा किए, एक डेडलॉक, एक तातुल कायम हो गया, जिसमें कि मुल्क की तक़सीम को और दिनों तक रोका नहीं जा सकता था। ये इनेविटेबल था। बरतानी हुकूमत में जो अथॉरिटीज़ थी, हुकाम थी, इसने कॉमनल कार्ड का इस्तेमाल किया, फ़िरक़ावाराना कार्ड का, अपने मफादात को पूरा करने के लिए और नेशनल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए। और इससे क्या हुआ कि फ़िरक़ावारियत हिंदुस्तान के अंदर धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि पाकिस्तान का जो मुतालबा था, डिमांड ऑफ पाकिस्तान जो था, इसको क्रेडिबिलिटी देती चली गई, और मुस्लिम लीग को कहा गया, वो दिखाया गया कि ये मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और इससे क्या हुआ कि जो हालात इस तरह बिगड़ते चले गए कि मुस्लिम लीग को हर मामले में लगा कि वीटो सा मिलने लगा कि वो किसी मामले पर अपना वीटो का इस्तेमाल कर सकती थी। इस तरह से जो हालात हुए, फिर क़वाना फसादात हुए, और जिस तरह की चीज़ें हुई, उससे एक ऐसे हालात पैदा हो गए, पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था, जिससे कि मुल्क आज़ाद तो हुआ, लेकिन दो हिस्सों में मुनक़सिम होकर के। मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन हज़ारों लोगों का खून बहाने के बाद, हज़ारों लोगों के कत्ल के बाद, हज़ारों औरतों की आबरूरेज़ी के बाद आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी हमें जिस आज़ादी की हमें चाहत थी, वो नहीं मिल पाई, इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। अब आज का जो यूनिट है, जो लेक्चर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और ये यूनिट 13 जो है, ये है एडवेंट ऑफ फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। आज़ादी की आमद, दस्तूर साज असेंबली और जमहूरिया का क़याम। इसमें हम जो देखने की कोशिश करेंगे, वो पहले है कि इसके मकसद को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस यूनिट का मकसद क्या है। पहला जो मकसद है कि ये टू एक्सप्लेन द वेरियस ब्रिटिश प्लान्स फॉर ए नेगोशिएटेड ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी इक़्तिदार की गुफ्तगू के जरिए मुख्तलिफ बरतानवी मंसूबों की वजाहत करना। हमारा दूसरा जो मकसद होगा वो ये है टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंपोजिशन, पर्पस एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी दस्तूर साज असेंबली की तश्कील, मकसद और काम के लिए आइन की तश्कील के लिए अमल की वजाहत करना। तीसरा जो है वो ये है टू एक्सप्लेन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट लीगेसीज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन पॉलिटी, यानी आज़ादी के बाद की हिंदुस्तानी सियासत की नौआबादियाती और कौम परस्त विरासत की वजाहत करना। और चौथा होगा टू एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट, हिंदुस्तानी जमहूरी रियासत की कुछ खसूसियात की वजाहत करना। ये तो हमारा मकसद था। अब ऑब्जेक्टिव, अब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो
हिंदुस्तान में जो बरतानवी इक़्तिदार का ख़ात्मा होता है और इक़्तिदार की मुंतक़ली होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इसका जो एक नज़रिया है, एक व्यू पॉइंट है, वो कहता है कि इसका इट वाज़ द रिज़ल्ट ऑफ द वीकनिंग ऑफ ब्रिटेन एज़ द ग्रेट इंपीरियल पावर। यानी जो कुछ हुआ, उसके पीछे जो वजह थी, वो ये था कि बरतानिया बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी ताकत थी और ब्रिटेन का जो ज़वाल होता है, जो डिक्लाइन होता है, जिस कमज़ोरी होती है, उसके चलते हिंदुस्तान में भी बरतानवी इक़्तिदार, ब्रिटिश पावर ख़त्म हो जाता है और ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। बरतानवी हुकूमत की जो बैनुल-अक़वामी हैसियत थी, ग्लोबल हेजेमनी थी ब्रिटेन की, इसको चैलेंज किया था जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा अमेरिका ने उठाया और अमेरिका एक ग्लोबल बैंकर और सप्लायर ऑफ फाइनेंसेस के तौर पर उभर कर के सामने आता है। दूसरा ये था कि इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो था, हिंदुस्तानी सरमायादाराना तबका, ये 1914 से लेकर के 1947 के बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और ऐसा इसलिए हुआ कि अब कोशिश ये की गई कि बैरून से दरामदाद यानी इंपोर्ट कम से कम किया जाए और ख़ास करके ऐसे एरिया में जहाँ करके ब्रिटिश कैपिटल है, उसकी जगह हिंदुस्तानी कैपिटल को, सरमाए को लगाया जाए। इसलिए कुछ स्कॉलर, दानिशवर मानते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिकोलोनाइजेशन है, वो इसकी शुरुआत तो 20वीं सदी के शुरू में ही हो गई थी। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही ये हो गया था। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है डिपार्चर ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव वेव्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन लॉन्च बाय नेशनलिस्ट लीडरशिप। इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान से बाहर गए, इनका इक़्तिदार का यहाँ ख़ात्मा हुआ, उसकी जो वजह थी कि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, ख़ास करके महात्मा गांधी की क़यादत में, लीडरशिप में, ये ऐसे मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट चलाए जिससे कि बरतानवी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। शुरू में क्या हुआ, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंफरादी तौर पर जो सत्याग्रह था, इसकी शुरुआत की, जो सिंबॉलिक थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि धीरे-धीरे एक बड़े पैमाने पर मास अपसर्ज शुरू हो गया। लोग आगे बढ़ते चले गए और जो नेशनल मूवमेंट का जो लेवल था, वो लेवल धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, लोअर से हायर प्लेन की तरफ चला जाता है और धीरे-धीरे एक ऐसी हालत आती है जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो तहरीक शुरू की जाती है और इस तहरीक के ज़रिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, यूपी के का जो ईस्टर्न पार्ट हो, उड़ीसा हो, बॉम्बे के कुछ हिस्से हों, सभी में बरतानवी इक़्तिदार, ब्रिटिश अथॉरिटी कोलैप्स कर जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम होता है और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बरतानवी हुकूमत के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ख़ासकर जो इंडियन आर्मी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। इसी में देखते हैं कि इसी सिलसिले में कि रॉयल इंडियन नेवी रिन की मैच्योरिटी लोग रिवोल्ट कर देते हैं फरवरी 1946 में और ये जो कुछ वाक़यात हुए, जो कुछ हालात हुए, तो एक सॉलिडरिटी लोगों का है पूरी कंट्री के अंदर, ये एंटी इम्पीरियलिस्ट रिबेल्स का। यानी हिंदुस्तान में जहाँ-जहाँ लोग बरतानिया के खिलाफ एंटी ब्रिटिश कैंपेन में लगे थे, उनके बीच एक बॉन्डिंग, एक सॉलिडरिटी डेवलप करती है। अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मुज़ाकराती तस्फ़िये के ज़रिए इक़्तिदार की मुंतक़ली। 1944 के एंड आखिर होते-होते बरतानवी हुकूमत ने ये महसूस करना शुरू किया कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब भारत छोड़ो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम यहाँ पर नहीं रह सकते। दूसरी बात कि हिंदुस्तान को ताकत की बुनियाद पर हम पकड़ करके नहीं रख सकते। It would be impossible to hold India by force for a long, बहुत दिन तक नहीं, इसलिए
कि जो एक गांधी ने नॉन वायलेंस की शुरुआत की थी, आप याद कीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, तो ये एक चलता चला गया। लेकिन ये जो नॉन वायलेंस की बात थी, ये भारत छोड़ो जो तहरीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, वहां तक आते आते ये एक तशद्दुद की राह भी अख्तियार कर लेती है, और गांधी उसको जायज ठहराते भी हैं, इसलिए कि गांधी उस वक्त शायद रियलाइज कर चुके थे कि अब हिंदुस्तान को अगर आजाद कराना है तो लोगों को खुल करके रोड पर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और इस जो मुजाहरे हो रहे हैं उसको एक हायर प्लेन पे ले जाने की जरूरत है। और इसीलिए इन लोगों ने अब महसूस किया, बरतानी हुकूमत ने, कि एक डायलॉग की जरूरत है, मुज़ाकरात की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे रहनुमा थे, हमारे लीडर्स थे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में सबको जेलों में ठूस दिया गया था, तो जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता उनके साथ कैसे बातचीत की जाए। इस वजह से हम देखते हैं कि इस सिलसिले में शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। लॉर्ड वेवल उन्होंने ऑर्डर किया 14 जून 1945 को कि जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, और उनको दूसरे लोगों के साथ, खासकर जो लीड मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उनके साथ भी कहा गया कि आप एक शिमला में 24 जून से 14 जून जुलाई के बीच 1945 में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें आप शिरकत कीजिए। उनको मदऊ किया गया, उनको इनवाइट किया गया। इस शिमला कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि सेंटर में, मरकज में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप करना, बनाना, और ये जो प्रैक्टिकली जो है इंडियन जो था, इसका जो कंपोजिशन होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो इंडियन कंपोजिशन होगा, यानी हिंदुस्तान की नुमाइंदे ही लोग उसमें रहेंगे। सिर्फ कौन गैर हिंदुस्तानी होगा, तो वो होगा कमांडर चीफ, और वायसराय जो है इसकी डिलिब्रेशंस को प्रोवाइड करेगा, इसको करेगा। लेकिन जो काउंसिल होगा उसमें जो कास्ट हिंदूज होंगे, मुस्लिम्स होंगे, इन लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसके अंदर ही वो काम करेंगे, और ये जो लेजिस्लेचर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ तक कांग्रेस की बात है, इनका जो एटीट्यूड था वो ये था कि उन्होंने अपने को कहा कि कास्ट हिंदू बॉडी में नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने सेकुलर नेशनलिस्ट कैरेक्टर की बात की, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूडिंग मुस्लिम्स सेलेक्ट करने का जो राइट है, जो हक है, वो मुझे मिलना चाहिए। और इसी वजह से अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल खान को कांग्रेस ने अपना मेंबर बना करके शिमला कॉन्फ्रेंस में का जो हुआ वहाँ डेलीगेशन में भेजा। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने असर्ट किया इस बात। जहाँ तक लीग की बात है, मुस्लिम लीग की, तो कांग्रेस का जो स्टैंड था उसका उन्होंने मुखालफत की, उसका अपोज किया, और उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसको सिलेक्ट करने का राइट सिर्फ मुस्लिम लीग को होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। लीग ने फिर डिमांड किया कि हमें कॉमनल वीटो दिया जाए, यानी कि प्रपोज काउंसिल में हमें 2/3 मेजोरिटी, 2/3 अक्सरियत हमें दिया जाना चाहिए, हमें सिंपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो मुस्लिम मेंबर्स अपोज करेंगे और जो कि मुस्लिम इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो उसको वीटो करने का राइट मुस्लिम लीग को दिया जाना चाहिए। ये उनका डिमांड था। वायसराय वेबल थे, उनका एटीट्यूड क्या था? तो ये जो कुछ डेडलॉक होता चला गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की तरफ से, तो इन्होंने कोशिश की तंग आकर के जो प्लान था ब्रिटिश प्रपोजल, इसको अबेंडन करने की कोशिश की, दरकिनार करने की कोशिश की, और शिमला कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया। उसका उनका जो एक्शन था, ये सिर्फ मुस्लिम लीग की मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा पार्टी है, बल्कि मुसलमानों की इसका जो एक हैसियत थी, मुसलमानों की नज़र में मुस्लिम लीग की हैसियत
बढ़ती चली जा रही थी, उसको और बढ़ावा दिया। और ऐसा कर करके लीग जो है की जो हैसियत है, उसकी जो पावर थी, उसको बाद की जो नेगोशिएशंस में बढ़ावा देने की कोशिश की गई। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मुज़ाकराती तस्वीरात के जरिए इक़्तिदार की मुंतकली कैसे हुई। इसमें हम देखते हैं कि लेबर इन पावर, ब्रिटिश लेबर पार्टी ब्रिटेन में जुलाई 1945 में बरसदार होती है, वहाँ उसकी गवर्नमेंट बनती है, और इसलिए हिंदुस्तान के सवाल पर हिंदुस्तानियों के जहन में एक उम्मीद की किरण भर के सामने आती है, और लगता है कि शायद हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं इसका हल अब बहुत जल्द निकलने वाला है। लेबर लीडर्स जो थे वो अपने शुरू में ही अपने इलेक्शन कैंपेन में वो कह चुके थे कि अगर हमें हिंदुस्तान हम बरसदार आए, हम पावर में आए, तो हम ज़रूर कुछ करेंगे। और उनका जब भी उन्होंने वायदे किए थे कि हम ब्रिटेन से इक़्तिदार की मुंतकली हिंदुस्तानी के हाथों में करेंगे, यानी उनको आज़ाद करेंगे। इनका जो पोजीशन था वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, कोई चेंज नहीं आती है जब वो ये जब पावर में आते हैं। इटली की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान में जो बनी, इटली की गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बनी थी, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा असर अगर कहा जाए नॉन लेबर गवर्नमेंट से, तो हमें इन प्रैक्टिस देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। इसने क्लेमेंट इटली की जो गवर्नमेंट थी, वायसराय को कहा 21 अगस्त 1945 को कि हिंदुस्तान का जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसके नए इलेक्शंस कराए जाएँ, नए इंतखाबात किया जाएँ 1945-46 के मौसम सरमा में, जाड़े के मौसम में। वायसराय ने 1942 को उन्होंने अपना जो वादा किया कि अर्ली फुल गवर्नमेंट फॉर इंडिया, हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह हिंदुस्तान का में एक गवर्नमेंट कायम की जाए, और डिस्कशन विद इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स, जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, लेजिस्लेचर्स होंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, और हिंदुस्तान इंडियन प्रिंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ मुज़ाकरात होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेकर के, आइन साज असेंबली की तश्कील को लेकर के, और इसके ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होगा वो उसको बढ़ावा मिलेगा, और कोशिश की जाएगी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस तरह कायम किया जाए कि उसमें हिंदुस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी इसमें शमूलियत दिया जाए, उनको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इलेक्शन एंड कैबिनेट मिशन प्लान, इंतखाबात और कैबिनेट मिशन प्लान, इसके तहत हम देखते हैं कि 1945-46 में इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस को जनरल यानी नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं जो थी उसमें काफ़ी कामयाबी मिलती है, जिस 91.3% वोट उन्हें मिलते हैं, और 102 में से 57 सीट पर उनका कब्जा हो जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो प्रोविंसेस हैं वहाँ भी इनका कब्जा रहता है, सिर्फ सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 102 में से 57 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा हो जाता है, और 91.3% वोट्स इन्हें मिलते हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है तो इसे भी 86.6% मुस्लिम वोट्स मिलते हैं, और जितने भी 30 मुस्लिम सीट हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, और माने जो भी हैं वो उन्हें मिल जाते हैं, और 509 में से 442 सीट्स इसे टोटल मिल जाते हैं प्रोविंसेस में जो 509 मुस्लिम सीट्स थे उसमें 442 पे इनका कब्जा हो जाता है, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन लीग को जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उसमें सब में उसे कामयाबी नहीं मिली, जो कि पाकिस्तान का इनका डिमांड था, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है उसको मिला करके पाकिस्तान बनाया जाए। लीग की मिनिस्ट्रीज, लीग ने अपनी हुकूमत
बंगाल में और सिंध में कायम की। कैबिनेट मिशन का जिक्र भी जरूरी है। कैबिनेट मिशन जो है एक हाई पावर्ड कमेटी थी जिसमें कि 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। इसको हिंदुस्तान में भेजा गया था पता लगाने के लिए कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली हिंदुस्तानियों के हाथों में ये कैसे हो सके। इसके जो मेम्बरान थे उनमें पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, दूसरे जो थे स्टैफर्ड क्रेप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। ये 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन के रुकन थे। इसने इंडियन लीडर्स के साथ, हिंदुस्तानी जो लीडर थे उनके साथ डिस्कशंस किए, इन मुज़ाकरात किए 1946 के जून तक, ताकि हिंदुस्तान में का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में बातें उन्होंने की और इंटरिम गवर्नमेंट कैसे कायम किया जाए हिंदुस्तान के अंदर में, उसकी तश्कील कैसे की जाए, इस पर भी मुज़ाकरात हुए, डिस्कशंस हुए। जो कैबिनेट मिशन था उसने जो कुछ प्रपोजल दिया वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जो कि हिंदुस्तान के जो मामलात हैं उनको सियासी हल सियासी सूरत हाल जो थे पॉलिटिकल सिचुएशन को और उलझा दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग था हिंदुस्तान का, वो रियली एक असर्शन था सेल्फ डिटरमिनेशन का, यानी हिंदुस्तान के इंसानियों के हाथों में अपनी आइन को बनाने का जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का, वो इनका असर्शन था सेल्फ डिटरमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोर्स ऑफ सोवरेनिटी माना गया, हिंदुस्तान के लोगों के राइट्स का हक। वेरियस एफर्ट्स टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे जो कोशिशें की गई, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला जो कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का वो 1928 में किया गया, जबकि दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और एक कमेटी मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, उनकी क़यादत में बनाई गई कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। नेहरू कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसमें फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ की बात की थी, जो कि कोई भी हुकूमत विड्रॉ नहीं कर सकती थी। 1934 में स्वराज पार्टी का कायम होता है, कांग्रेस के कुछ मेंबर लोग मिलकर इसको कायम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड होता है जिसमें कि हिंदुस्तान के हर तबके के लोग, हर सेक्शंस के लोग रिप्रेजेंट करें, उसमें हिस्सेदारी उनकी हो। इसका जो काम होगा वो होगा कि एक ऐसा आइन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उसे कबूल करें और जिसके ज़रिए कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जो हिंदुस्तान के लिए अप्लाई किया जा सके। 1940 में वायसराय ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, उसको बनाना, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्फ। और उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हिंदुस्तानियों की, यानी हिंदुस्तानी जो मेम्बरान होंगे वही इस आइन को बनाएंगे। क्रिप्स मिशन ने ये प्रपोज किया था, पहला था जब आया था क्रिप्स मिशन 1942 में, उसने प्रपोजल दिया था कि जब दूसरी जंग अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कायम किया जाना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे फॉर्मेशन होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, इंतखाबात, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में हिंदुस्तान आया था और उसने प्लान दिया मई 1946 में, जिसमें कि हिंदुस्तानियों को ये मौका दिया गया
एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, जिसके ज़रिए वो अपना जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसको काम बना सकते हैं, आइन साजी कर सकते थे। इसने ये भी सजेस्ट किया कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए, मशावरती कमेटी, जो कि किस मसले पर, ऑन द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन पर, माइनॉरिटीज पर, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज पर। इसका जो टास्क होगा, वो टास्क क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक का एक लिस्ट देगा, क्लॉज देगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किस तरह किया जाए, उनके लिए कानून में क्या क्लॉज दिया जाए। एंड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, और जो ट्राइबल एरिया है जहाँ के एक ज़माने से एक कहिए कि वो आज़ादी का लुत्फ़ उठाते रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको कानून की बेड़ियों में जकड़ा नहीं जा सकता था, तो उनके लिए एक ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज को किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका इंतज़ामिया किस तरह बहाल किया जाए वहाँ पर, उसकी बात थी। जो भी एडवाइजरी कमेटी और मुशावरती कमेटी सेटअप होना था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में वो इसके चेयरमैन होंगे, और वो उनको पावर दिया गया, अख्तियार दिया गया कि वो मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियाँ, सब कमेटी कायम करें। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के आइन का जो प्रियम्बल है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसके रेजोल्यूशन के जरिए इट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन रिपब्लिक। हिंदुस्तान कैसा होगा? एक सोवरेन रिपब्लिक होगा। It showed a commitment to democratic ideals by declaring that adequate safeguard will be provided to the rights of minorities. इसने भी कहा कि माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन यहाँ दिया जाना चाहिए, बैकवर्ड को फुल प्रोटेक्शन देना चाहिए, ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। इसके लिए एडुकेट सेफगार्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तानी आइन में करने की ज़रूरत है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को का जो क़याम होता है वो कैबिनेट मिशन 1947 के तहत था, उसके तहत हुआ। नए लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो प्रोविंसेस के थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कायम हुए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर रफली 1 मिलियन पीपल, यानी 10 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, वो उसको चुन करके भेजेंगी, और वही जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रुकन होंगे, मेंबर होंगे। सिख और मुस्लिम जो लेजिस्लेचर्स होंगे, वो उनको वो अपने दे विल इलेक्ट देयर सेपरेट डेलीगेट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। उनके जो आबादी है उसकी बुनियाद पर वो अपने अलग रुकन का इंतखाब करेंगे, मेंबर्स को करेंगे, इलेक्ट करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया कि अपने को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस देने की कोशिश की, और अलग अलग सोशल ग्रुप से 30 रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्होंने इलेक्ट करके भेजा, और वैसे लोगों को भी इलेक्ट किया जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे। मुस्लिम लीग के डेलीगेट में उन्होंने जो चुन करके आए थे, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, और कोऑपरेट नहीं करने की वजह से उनकी फंक्शनिंग नहीं सही हो पाई, और बाद में वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जब पाकिस्तान बन जाता है, मुल्क के 2 टुकड़े हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से वो अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, उससे हट जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, आइन साज असेंबली, इसका जो इलेक्शन हुआ वो रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए हुआ और प्रोविंशियल असेंबलीज के जरिए हुआ, जो कि मतलब आम आदमी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखा गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए किया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये
आइन साज असेंबली, इसमें अलग अलग ख्यालात के लोग थे, अलग अलग ओपिनियंस के लोग थे, और ये जो है अलग अलग हिंदुस्तान के सोशल ग्रुप्स, समाजी ग्रोह की नुमाइंदगी भी करते थे। इसके जो टोटल जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए, इसमें 389 और हुए आउट ऑफ 292। टोटल 389 में से 292 जो थे वो स्टेट से चुन के आए थे, और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो खुद मुख्तार रियासतें थी, उनसे चुन के आए थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, इसमें एक दिल्ली से, एक अजमेर मेरवाड़ा से, तीसरा कुर्ग से, और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस तरह से मिलाकर के टोटल 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। कांग्रेस और लीग के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो ग्रुप क्लॉज की बात कही थी उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 दिसंबर 1946 को एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें इसने कहा, इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया कि आने वाले दिनों में 2 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, 2 अलग अलग स्टेट्स के लिए, यानी इंडिया और पाकिस्तान के लिए इनडायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है, इजलास होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसका बायकॉट मुस्लिम लीग करती है, और मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन के बगैर इसके सेशंस होते हैं। अब देखें कंपोजिशन, पर्पस एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूंकि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूनियन के थे, लोग थे, आए थे, अलग अलग मज़हब के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे हिंदुस्तान के। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे, इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इसमें गैर कांग्रेसी मेंबरान भी थे, जैसे ए के अय्यर, एन जी एंगर, जो कि कांग्रेस ने इनको एक्सपर्ट के तौर पर अपना रुकन, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। डॉक्टर अंबेडकर, जॉन मठाई को भी एक्सपर्ट के रूप में भेजा गया था, और जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे इंटरिम में। एस पी मुखर्जी हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारे लोग गैर कांग्रेसी होते हुए भी हिंदुस्तान के आईसा असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अहम किरदार निभाया। इसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी नुमाइंदे चुन करके आए, जैसे हमने पहले कहा था। इसने इस आइनसाज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोशिश की कि लोगों के हर के जो मसाइल हैं, वो जिस सामाजिक ग्रोह से ताल्लुक़ रखता हो, जिस सकाफती या कल्चर ओरिएंटेशन से ताल्लुक़ रखता हो, उन सबका जो कंसर्न है, उनके सबके जो मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, उनके मसले को हल करने की कोशिश की जाए। जो आइनसाज असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को भी इंटरटेन करने की कोशिश की, कि जो जमहूरियत का जो एक तस्वुर है, आलमी तस्वुर, उसको जगह यहाँ दी जाए। इसने बहुत सारे प्रोविजंस हिंदुस्तान से बाहर, गैर मुल्क से आलमी सतह पर उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया जो कि हिंदुस्तान की ज़रूरत थी। जो 25 इनफरादी शख्स जिन्होंने कि आइनसाज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अहम किरदार निभाया था, वो थे असद, राजेंद्र प्रसाद, असद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पंत, सीतारमैया, अय्यर, एंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सत्यनारायण सिन्हा, ये लोग खातन थे। और 3 बॉडीज थी जो कि जिनके कोऑर्डिनेशन के जरिए यहाँ पर मुज़ाकरात होते चले गए, सेशंस होते चले गए। पहला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा कांग्रेस पार्टी, और तीसरा इंटरिम गवर्नमेंट। इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, इसी कोऑर्डिनेशन के चलते ही ये आइनसाज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर पाई। ऑस्टिन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर काफ़ी गहरी नज़र रखा है, उनका कहना है कि an oligarchy of 4, Nehru, Patel, Prasad and Asad had enjoyed unquestioned honor and prestige in assembly। इन लोगों का जो गठजोड़ था, 4 लोगों का, इनका ये काफ़ी
काफ़ी इज्जत के से लोग देखा जाता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में, और इनकी इनकी शोहरत भी थी। राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनने के पहले। नेहरू और पटेल प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। अम्बेडकर की जहाँ तक बात है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इनका रोल बहुत ही अहम था। 1946 से 1949 तक जो भी रोल इनका रहा, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनॉग्रल सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है, उसका जो इनॉग्रल सेशन होता है, और 296 मेंबर्स को उनको अटेंड करना था, लेकिन सिर्फ 203 मेंबर्स ही इसको अटेंड किए, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उसका शुरू से बैकआउट कर रही थी। डॉक्टर सैयद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया 11 दिसंबर को। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन एक मूव किया, जिसमें कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके मकसद क्या है, उसके बारे में कहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने काम को अलग अलग कमेटियों के जरिए कराने की सोची, ताकि काम में कोई रखना ना हो। इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी, अहम कमेटियाँ थीं, उनमें यूनियन पावर कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, स्टडिंग कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये कमेटियाँ बनी, इनके जो डिस्कशंस हुए, तो इन डिस्कशंस की बुनियाद पर असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया 29 अगस्त 1947 को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की क़यादत में उनके चेयरमैनशिप। ये जो ड्राफ्ट इसका बना, इसको डॉक्टर सर बी.एन. रॉ, जो कि एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने तैयार किया, और 7 रुकनी 7 मेंबर कमेटी ने इस ड्राफ्ट को एग्जामिन किया, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस ड्राफ्ट को असेंबली में ले गए। वो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया, ताकि इस पर डिबेट हो पाए, इस पर डिस्कशन हो पाए, लोगों के सजेशंस दिए जा सकें। और कसम असेंबली में क्लॉज बाय क्लॉज इनके जो अलग अलग सेशंस हुए असेंबली के, उसमें डिस्कस किया गया, और 17 अक्टूबर 1949 तक डिस्कशंस को कंप्लीट कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 में इसको फाइनलाइज कर लिया जाता है, और जब इस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद साइन करते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि residue of colonial pattern of power and the post-independent polity, यानी ताकत के नौआबादी पैटर्न की वाकयात आज़ादी के बाद की सियासत क्या थी। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हिंदुस्तान का आइन, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो कुछ किया गया था, उसका एक प्रोडक्ट था। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो ढांचा जो था, उसमें बात कही गई, वो ढांचा था यूनिटरी सेंटर का, यानी जो सेंटर होगा, मरकज होगा, वहाँ पर मरकजियत हासिल होगी, यूनिटरी होगी, विद लिमिटेड डेवोल्यूशन पावर टू प्रोविंसेस। जो सूबे होंगे, उनको अख्तियारात कम से कम दिए जाएंगे। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क रखा गया, कंप्राइज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर विथ लिमिटेड डेवोल्यूशन पावर टू प्रोविंसेस। Conceptualizing polity of colonial period despite some changes was the trend। जो नौआबादियती दौर कॉलोनियल पीरियड में जो पॉलिटी था, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, उसको रखा गया, कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां जरूर की गई। अब हम देखेंगे कि द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल लेगेसी ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटी। ये जो इंपीरियल पॉलिटी थी,
उसका असर हम बाद के ज़माने में देखते हैं। वो क्या था? एलिट कैडर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। जो आईसीएस की बात करते हैं वही बाद में आईएएस बन जाता है। इंडियन सिविल सर्विस पहले था, अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। तो वो सिविल सर्विस जो था वो एलिट कैडर था, वो आईसीएस कंटिन्यू करता है, बाद में भले इसका नाम आईएएस हो जाता है। कॉलोनियल पीरियड नौबादती दौर के जो बहुत सारे खसूसियात हैं, फीचर्स हैं, वो कंटिन्यू किए गए, उनको जारी रखा गया। उसके अलावा जैसे कि continuation of imperial legacy in the functional orientation that is giving primacy to law and order. लॉ एंड ऑर्डर को नज्म नस्क को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए, वो ब्रिटिश पीरियड में भी था, अब भी रखा गया। मिलिट्री और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उसका जो रोल होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो जो है वो भी कॉलोनियल लीगेसी थी। ये बरतानवी दौर की ये जो लीगेसी माना जाएगा इसे। कॉलोनियल बिलीफ था मार्शल रेस में, वो भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो था रेजिमेंट्स का उसमें देखते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि बाद में आप ये सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये राजपूताना रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट चलते रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और इसकी शुरुआत जो हम देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में ही हिंदुस्तान में हो चुकी थी, और उसको हम ढो रहे थे, ढो रहे हैं अभी भी। India also inherited many other institutional features of colonial regime such as educational setup, legal and judicial arrangement. हिंदुस्तान का जो तालीमी ढांचा है, अदलिया का ढांचा है, वो सब में हम देखते हैं कि बरतानवी दौर हुकूमत की छाप नजर आती है, उससे हम उबर अब तक नहीं सके। अब हम देखेंगे कि it was reflected in the adoption of leading ideas of nationalists such as sovereignty of Indian state, unitary state to achieve balanced economic growth and planned industrialization. हम ये भी देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स के जो आइडियोलॉजीज थे, इन्होंने हिंदुस्तान की और इंडियन की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, यूनिटी स्टेट की बात की, और ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की, उसको एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और जो प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया जा सके, मनसूबन तरीके से सनतकारी भी आ सके। इन्होंने जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस था और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया की बात थी, इसको फेवर किया ताकि ये नॉन अलाइन मूवमेंट के दौर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे उस जमाने में, उसकी छाप अभी नजर आती है। नेशनल मूवमेंट ने डेमोक्रेटिक आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस को पॉपुलराइज करने की कोशिश करी और वैसे लॉज को अपोज किया जिसने कि सिविल लिबर्टीज जो कॉलोनियल पीरियड में थी उसको वो रिस्ट्रिक्ट करती है, हमारे हुकूक पर को लिमिटेड करती है। इसको इन्होंने जो कि नेशनल लीडर में ने जो ख्याल जाहिर किए, चाहे वो सोवरेनिटी के बारे में हो, चाहे सेकुलरिज्म के बारे में हो, चाहे डेमोक्रेसी के बारे में हो, इंडिपेंडेंस के बारे में हो, या पार्टिजन्स के बारे में हो, ये सब चीज़ों ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया स्टेट के लिए जो कि 1547 के बाद के हिंदुस्तान को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो है वो वेस्ट यूरोपियन मॉडल ऑफ वेस्ट मिनिस्टर का जो था फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उससे भी अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया ताकि हिंदुस्तान की ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसको ढाल दिया गया हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र से। Adoption of parliamentary and accountable government was a formalization of nationalist organizational practices. ये जो पार्लियामेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की, तो ये जो है आपका ये बहुत बड़ी बात थी। और ये आप जमहूरी रियासत के दर्जाती सुकून की तरफ देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट की बात हम कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की, ये नेशनलिस्ट के जो आइडियल्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको जगह दी गई। एडल्ट फ्रेंचाइज विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन के बगैर हम वोट देने का अधिकार, हक हम सिर्फ एडल्ट को है, ये दिखाने की कोशिश की, ये उसको हमने अपनाया
डेमोक्रेटिक स्टेट के पिलर्स में, और फंडामेंटल राइट को भी अपनाया गया। बहुत सारे चार्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी रखे गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के तहत, जो कि हम प्री इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल इडियम स्लोगन्स हैं कांग्रेस के, वो सब चीज़ों में झलकती है। तो उन चीज़ों को हमने पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पे लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो कुछ कहा गया, उसमें जो ढांचे की बात कही गई, उससे बहुत कुछ हमने हिंदुस्तान के नए आइन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, और बहुत सारे जो कॉन्स्टेंट्स थे इनहेरेंट थे कॉलोनियल फ्रेमवर्क में, उसको हटा दिया गया उससे। यह अमेरिकन मॉडल था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई थी। वो सब चीज़ों को हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल बुनियादी हकूक आर्टिकल 12 से 35 और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविक एंड ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल है, ये सबको भी डेमोक्रेटिक स्टेट के पिलर्स हैं, इन्हें जगह के तौर पर रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी हिदायतें हैं सरकार को, स्टेट को, कि ऐसे समाजी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, समाजी इक़्तिसादी इस्लाहात किया जाए, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक हिंदुस्तानियों के और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके और ज़्यादा मुअस्सर हो सके। और ये जो जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान ने सेकुलरिज्म को एक अपना फाउंडेशन बनाया, बुनियाद बनाया हिंदुस्तानी आइन का, इंडियन स्टेट का, इंडियन सोसाइटी का। सेकुलरिज्म को जगह दी गई इसमें। सेकुलरिज्म जो डिफाइन किया गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकुलरिज्म क्या था? कहा गया कि द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स इन स्टेट, मजहब को स्टेट और पॉलिटिक्स दोनों से अलग करने की बात कही। कन्फाइन रिलीजन टू द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफ स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, जो मजहब होगा वो हिंदुस्तान का जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे उस तक ही कन्फाइंड रहेंगे, उनका जाती मसला होगा। स्टेट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी जो भी मजहब होंगे उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा, और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ तफरीक नहीं की जा सकती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो उनके जो मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट में, वो बुरी हुकूमत के अरकान, इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि एक जगह पे सब लोग बैठे हुए हैं, बीच में राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, और पीछे भी मेम्बरान खड़े हुए हैं। आप एक्सट्रीम लेफ्ट देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो ये सारे इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे। इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की गई है। अगला जो स्लाइड है उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दस्तूरसाज असेंबली में जो इजलास हुआ, सेशंस हुए, उसमें उसका एक मंजर है कि किस तरह से लोग, वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, उसके सेशन में शरीक हैं और उसकी कार्रवाई में को सुन रहे हैं। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1940 की आधी रात को दस्तूरसाज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तकरीर करते हैं। ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जो फेमस उनकी तकरीर है, ये वही तकरीर चल रही है, उसकी ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है उसमें। 1949 में आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत जो किया जाता है, उसका एक फोटो है, उसका एक मंजर है, जो इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम खुलासा की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इट टुक prolonged and negotiated settlement for transfer of power to Indian people. इसने हिंदुस्तानी अवाम को इक़्तिदार की मुंतकली के लिए एक तवील और बातचीत के ज़रिए तय किया। ये जो सफ़र था हमारा, बहुत लंबा सफ़र था। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडियन पीपल का जो था, एक बहुत प्रोलॉन्ग था, बड़ा लंबा सफ़र तय किया गया। Nations use certain ideological and cultural markers to develop the conception of the Indian nation. कौम परस्तों ने हिंदुस्तानी कौम के तस्वुर को तैयार किया,
के तस्वुर को तैयार किया और कुछ नज़रियाती और सकाफती निशानियात का इस्तेमाल किया। यानी कि नेशनलिस्ट यूज सर्टेन ideologies and cultural markers to develop the conception of Indian nations. कौम पर से हिंदुस्तानी कौम के तस्वुर को तैयार करने के लिए कुछ नजरियाती और सकाफती निशानात उनका इस्तेमाल किया। The retreat of colonial power was only a partial success, as the imperial success in dividing the Indian subcontinent accounted its origin. जो इस्तमरारी ताकत की पसपाई जो थी सिर्फ एक जुज़वी कामयाबी थी, है ना, पार्शियल सक्सेस था, क्योंकि बरसगीर जो सब कॉन्टिनेंट था इसको अपने डिज़ाइन के मुताबिक तकसीम करने में कामयाबी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, इस आज़ादी को हासिल करने में एक बड़ी लंबी जद्दोजहद थी और इस लंबी जद्दोजहद में हमारे हिंदुस्तानियों ने कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे हालात पैदा किए कि बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों के हाथों में इक़्तिदार मुंतकली के लिए, ट्रांसफर पावर के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। इसके लिए आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में बगावत होती है, किस तरह से 1885 में कांग्रेस का क़याम होता है और इस क़याम के ज़रिए एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो छोटे छोटे तहरीकें चल रही हों, सियासी तहरीकें अंग्रेज मुखालिफ, उनको एक बैनर तले लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और कांग्रेस का क़याम के बाद उसका जो मॉडरेट फेज़ है, उसका जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है, वो फेज़ भी हमने देखा। इसी सिलसिले में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम और स्वदेशी तहरीक, स्वदेशी मूवमेंट जो होता है, जिसमें हिंदुस्तानियों ने गैर जो मुल्क के जो कपड़े थे उसका बोनफायर किस तरह किया, वो सब चीज़ें हमने देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से कम्युनिज्म की बढ़ावा मिलता है, मुस्लिम लीग का क़याम होता है और हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किस तरह अपनाई जाती है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है 1919 से लेकर के 1947 तक का जो मुद्दत है, इस मुद्दत में एक अलग अलग लेवल पर वो 1919 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी जो तहरीकें चलती हैं, ये हिंदुस्तानी सरबराहान ने किस तरह से इनको चलाया और ये एक लोअर लेवल से हाई प्लेन की तरफ हमारा नेशनल मूवमेंट बढ़ता चला जाता है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद एक ऐसी हालत आती है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बरतानिया को मजबूत होना पड़ता है, तब फिर वो कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात होती है और उसके इंतखाबात होते हैं और उस इंतखाबात के ज़रिए एक कानून साज असेंबली मुंतखब की जाती है और उसके जो रुकन होते हैं दिन रात एक कर देते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के आइन का मुताला करने के लिए उस आइन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ हैं, जो जिससे हिंदुस्तानियों को फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ों को इसमें शामिल करने के लिए और उसकी शमूलियत के ज़रिए इन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़, किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, किस तरह से प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए, ये भी कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किए गए। उसके ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके लिए सब कमेटियाँ बनाई गई, इनके जो सेशंस हुए, उनके डिलिब्रेशंस हुए, उन पर जो बहस मुबासे हुए, क्लॉज बाय क्लॉज सब डिस्कस किया गया और आखिर में जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में
जो पिलर्स थे, वो पिलर्स हम जान रहे हैं क्या-क्या थे। फंडामेंटल राइट्स भी थे, डेट कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ भी थी, इसमें और भी चीज़ें थीं, जिसको हमने देखा कि ये जो सेकुलरिज़्म की बात भी कही गई कि हिंदुस्तान का जो आइन है, वो हिंदुस्तान जो मुल्क होगा, एक सेकुलर मुल्क होगा, जो बाद में जोड़ा गया सेकुलर वर्ल्ड को, और उसके तहत उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान का कोई मज़हब नहीं होगा। यानी हिंदुस्तान में बसने वाले लोग आज़ादा तौर पर अपने मज़हब को मान सकते हैं। उसमें बसने वाले लोग आज़ादाना तौर पर ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, और इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ज़रिए ये कहा जाए कि हिंदुस्तानियों को जो आइन मिला, ये इतना लचीला आइन था कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें अलग-अलग अमेंडमेंट करते चले आ रहे हैं, और आज भी अमेंडमेंट जारी है, और शायद आने वाले दौर में भी इसमें आइनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जारी रहेंगे। वक़्तन-फ़ौक़्तन जब-जब मौका हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे करने की ज़रूरत हमें मिली होगी, तब तक हम इस आइन में तरमीम करते रहेंगे और अपनी ज़रूरत को पूरी करते रहेंगे। तो इस तरह से जो आइन बना, वो आइन हिंदुस्तान के अलग-अलग मज़हब, हिंदुस्तान के अलग-अलग तबक़ा, हिंदुस्तान के अलग-अलग गिरोह, उनके जो ख़्वाहिशात थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थे, उसको वो शो करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा, और सब लोगों को अपना मुस्तक़बिल के लिए दुआ भी है कि आप जहाँ भी हों, इसको जो कुछ आपने सीखा, इसको पढ़ते चले जाएँ, आगे बढ़ते चले जाएँ। ये हमारी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।